अरब मीडिया ने ईरानी मिसाइल फायर करने की वीडियो भी जारी की है और ईरान की जानिब से इसराइल पर मुसलसल हमलों का सिलसिला जारी है, जबकि दुश्मन को हसास और अहम अहदाफ पर शदीद ज़रबें लगाई गई हैं। इसराइल को सज़ा देने की कार्रवाई जल्द अंजाम दी जाएगी, ईरान का ऐसा कहना है। इसराइली शहरी तल अबीब और हैफा को खाली करे। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान अमरीकी अड्डों पर हमलों की तैयारी कर ले। इराक से अमरीकी अड्डों पर हमले शुरू हो सकते हैं, जबकि ईरान अबनाए हम्स में बारूदी सुरंगें बचाने की हिकमत अमली अपनाएगा। हौसी भी बहीरा अहमर में जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। ईरान ने पहले ही धमकी दी थी कि अगर अमेरिका ने इसराइल की हमायत जारी रखी तो वो जहाज़ों पर हमला करेगा। ये काउंटर स्ट्राइक होगा ईरान की जानिब से अगर अमेरिका इस जंग में शिरकत करेगा। ब्रिगेडियर वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सवाल मैं फिर से दोहरा देता हूं कि अमेरिका जो है, इत्तलात हैं कि वो आज रात इस जंग में कूद पड़ेगा, शिरकत कर सकता है, जबकि दूसरी तरफ ईरान जो है वो जो प्लान बना के बैठा है उसका ये कहना है कि वो जो समुद्री रास्ते हैं और स्पेशली जो ईरान के साथ जो गुजरगाहें हैं वहाँ पर बारूदी सुरंगें बिछा देगा और साथ में जो बेसिस हैं जो अमेरिकन इंटरेस्ट हैं इस खित्ते के अंदर उनको भी बराह रास्त अटैक करेगा। डू यू थिंक कि ईरान के अंदर ये कैपेबिलिटी, ये स्टेमिना है कि वो दो फ्रंट के ऊपर इसराइल और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के साथ इंगेज कर सके? आई थिंक जो अभी इसराइल की हालत हुई है थोड़ी सी मैं समझ देता हूँ, शायद यही रीजन है कि अभी जो है डिफेंसलेस हो चुका था इसराइल जो है। आज की रिपोर्ट है कि 50,000 इसराइली जो है बाय बोट जो है दे हैव मूव टू साइप्रस जो है, जो अमीर लोग थे। फ्लाइट तो चल रही उनके सारी कमर्शियल एयरलाइन जो है साइप्रस जा चुकी हैं। और जो फिर मोसाद के हेडक्वार्टर पे हमला हुआ हर्जिलिया में, इसके बाद जॉर्डन में इनका एक बेस है मोसाद का, उस पे हमला हुआ। फिर हाइफा को लगातार टारगेट बनाएगा तल अबीब को, और बहुत ज्यादा डीमोरलाइजेशन है। तो साफ ज़ाहिर है जो अब G7 आपको पता है जो इजलास हुआ, इनके चेहरे लटके हुए थे और दे आर बैकिंग तो उसमें एक बेसिकली अभी एक तो मोरल बूस्टिंग करनी है। दूसरा देखें, इसराइल इज बेसिकली इनकी सेकंड स्टेट है, कोई शक नहीं है कि डिफेंस पैक्ट नहीं है, और उसके अंदर शायद ज़ायनिस्ट लॉबी ने बहुत पुश किया ट्रम्प को कि आप जंप करें। और आपको पता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट या फिर एस्टैब्लिशमेंट ज़ायनिस्ट लॉबी के आगे बेबस होता है डिस्पाइट कि वो अमन की कॉल करते रहे। तो अगर ये ज्वाइन करते हैं तो देखें, इस पे अमेरिका ने भी पिछले 15 साल से प्लानिंग की, ईरान ने भी 15 साल से प्लानिंग की। कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं होगा, बड़े सोचे समझे तरीके से फाइट होगी। बट दे वर एक्सपेक्टिंग इट एक दिन आना है कि जब ये सारे रेड होंगे इनके खिलाफ, और उसमें फिर उनके पास जो बड़ी ऑप्शंस हैं, क्योंकि ज्यादा शुरू में ये एयर वॉर ही होनी है, ये मिसाइल वॉरफेयर होगा। और जो ईरान है उसके पास बड़ी कैपेसिटी है, बड़ी डेप्थ है इन टर्म्स ऑफ मिसाइल वॉरफेयर। बूट्स ऑन ग्राउंड अभी ये नहीं ला सकते अनलेस के कोशिश कर रहे थे अंदर कोई इम्प्लोजन हो जाए, बाहर लोग खड़े हो जाए। मेरा ख्याल नहीं हुआ, और अवाम जो है पीछे खड़ी है लीडरशिप। तो मेरे ख्याल में इसमें पॉसिबिलिटी है कि आज रात या कल जो है कि अपना शूटिंग वॉर शुरू होगी। साफ ज़ाहिर है अगर अमेरिका जंप इन करता है तो बेसिस होंगे जहाँ से उड़ेंगे, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और चाहे जो है वो लेट्स से मिडिल ईस्ट में। देन दे बिकम टारगेट्स, और ईरान ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है। इनकी वल्नरेबिलिटीज भी हैं। अल्टीमेटली देखें, अगर आपने पार करने हैं एयरक्राफ्ट कैरियर जो कहीं ना कहीं मिलक से नॉर्थ इंडियन सी है या गल्फ है, इसी से रेड सी है, और ऊपर सुएज कनाल के ऊपर मेडिटेरेनियन है जहाँ से अटैक हो सकता है। तो वो ईरान की रेंज में है। और दूसरा उनके पास सबसे बड़ा ऑप्शन है कि दो चोक पॉइंट्स को वो चोक करें। एक जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, यहाँ पे बड़ा आसान है, मेरे ख्याल 40 किलोमीटर चौड़ी है, छोटा सा मिसाइल उसको ब्लॉक कर सकता है। और दूसरा बाबुल मंदब है जो हूती कंट्रोल करते हैं गल्फ ऑफ एडन, वहाँ पे भी चोकिंग हो सकती है। और रेड सी इटसेल्फ अगेन एक आप कह लें नैरो वाटर वे है। तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। इसमें आई थिंक इसराइल चाहता था कि पूरे खत्ते को आग और उनके तूफान के अंदर धकेल दिया जाए। आई थिंक अगर अमेरिका इसमें आता तो दे आर सक्सेसफुल, लेकिन मेरे ख्याल में भी चीजें बहुत चेंज होंगी। ऑलरेडी आई थिंक आपने स्टेटमेंट देखे हैं रशिया और चाइना के, शायद एक स्टेज पे फिर बड़ी पावर्स के अंदर आना पड़ेगा, और ये जो जंग है मिनी थर्ड वर्ल्ड वॉर की शक्ल में शायद सामने आए। मेरी अपनी असेसमेंट है, उसके अंदर स्टेक्स आर वेरी हाई। इसमें पाकिस्तान का स्टेक है, इसमें तुर्की का स्टेक है, इसके अंदर मिडिल ईस्ट जो है ना चाहते हुए जंग में घसीटा जा रहा है।
ठीक है, वकार साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मसूद रज़ा साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, एंकर पर्सन हैं। वेलकम टू द कन्वर्जेशन। ये बताइएगा कि जिस तरह से इससे पहले हम बात कर रहे थे कि सूरत हाल बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, अमेरिका भी शिरकत कर सकता है और दूसरी तरफ ईरान ने अपना जवाब भी तैयार रखा है। डू यू थिंक कि ये प्रेशर ये प्रेशर टैक्टिक के तौर पर जो अमेरिका की तरफ से ये चीज़ें शो की जा रही हैं कि अपनी जितनी भी उसकी स्ट्रेटेजिक उसकी इंस्टॉलेशंस हैं या उसके जो इधर इंटरेस्ट हैं उनको वो मूव कर रहा है, क्या ये प्रेशराइज कर रहे हैं? और दूसरी तरफ ईरान का देखा जाए तो वो कहीं पे भी वो बैक ऑफ करता नज़र नहीं आ रहा, हर गुजरते लम्हे के साथ उनका जो रिस्पॉन्स है वो स्ट्रांग होता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है? मुझे बिल्कुल ये नहीं लगता कि ये कोई प्रेशर टैक्टिक्स है, बल्कि मुझे लगता है कि ये एक संजीदा कोशिश है जो इस वक्त होती नजर आ रही है। और इत्तलात ये है कि अब से थोड़ी देर बाद शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अहम खिताब भी करने वाले हैं। और जैसा कि ये भी खबरें हमारे पास मौजूद हैं कि इराक में बाकायदा तैयारी हो रही है कि इराक की एयरबेस से अमेरिका जो है वो ईरान पर हमले शुरू कर सकता है। और इसकी ज़रूरत इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बहुत सादा सा है कि इसराइल उन अहदाफ को हासिल नहीं कर सका, यानी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो उनको मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं कर सका। और ये जो सलाहियत है ये सिर्फ अमेरिका के पास मौजूद है। तो अमेरिका को ही इस जंग में आना होगा अगर ईरान की जौहरी कुव्वत को मुकम्मल ख़त्म करना है, इस इरादे से अगर आना होगा। तो भी यही कहा कि जब वो G7 का इजलास छोड़कर आए और मैक्रोन ने ट्वीट की कि वो सालिसी के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि मैं सालिसी के लिए नहीं, इससे आगे की सोच रखता हूँ, कुछ आगे करने जा रहा हूँ। और वो काम क्या है? वो ये कि इस तनाज़े को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दूँ। और उसको ख़त्म करने का तरीका उनके नज़दीक यही है कि वो ईरान पर हमला करें, या ईरान को पहले तो मैं समझा था कि शायद वो इसराइली फ़ौज को जहाज़ और ये मिसाइल जो हैं, बंकर बस्टर मिसाइल जो हैं, ये फराहम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका खुद ये फैसला कर रहा है कि वो इस जंग में अब शामिल हो जाए। और ये यकीनी तौर पर कल भी जब हमारी गुफ्तगू हो रही थी तो मैंने यही कहा था कि इराक में अमेरिका की सबसे बड़ी इंस्टॉलेशन है कोई भी अमेरिका की टेरिटरी के बाहर, तो वो वहीं से कुछ करेगा। और ईरान के लिए भी ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि खित्ते का शायद लगता ही है कि कोई और मुल्क तैयार नहीं है इस हवाले से कि वो अमेरिका को इजाज़त दे कि आप हमारे एयर बेसिस इस्तेमाल करें। वो 40 से 45 हज़ार या 50 हज़ार फौज जो है वो मशरिक़ वस्ता में अमेरिका की मौजूद है, लेकिन जो सबसे बड़ा अड्डा है उनका वो इराक के अंदर है। और इराक में ईरान को भी हमला करते हुए कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर भी ईरान के जो असर रसूख है वहाँ वो बहुत ज़्यादा है इराक के अंदर ईरान का। तो इस हवाले से शायद मुझे लगता है कि कोई और मुल्क तैयार नहीं हुआ है, इसलिए फैसला किया गया है कि इराक से ईरान के ऊपर हमला किया जाए। ठीक है, मसूद रज़ा साहब अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें वकार हसन साहब से। जी वकार हसन साहब, ये जो मेरा एक तजदिया है, आप इससे कितना इत्तेफाक करेंगे कि कोई और मुल्क तो ये यकीनी तौर पर नहीं चाहेगा कि अमेरिका वहाँ से उनके एयर बेसिस इस्तेमाल करे, जैसे सऊदी अरब है, कतर है, ओमान है, कुवैत है, क्योंकि फिर जवाब में उन्हीं की ज़मीन पर हमला करना पड़ेगा ईरान को उन एयर बेसिस को ख़त्म करने के लिए। तो इराक की जो हुकूमत है वो बिल्कुल कंट्रोल में है अमेरिका के, और वहीं से ये मुमकिन था कि ये हमला किया जा सके, अगर जैसा कि नजर आ रहा है मुमकिन तौर पर लग रहा है कि वो हमला करेंगे। आई थिंक जोन में अभी 2 बेसिस हैं, सीरिया में भी इनके पास है एक बेस जो उन्होंने छोड़ा था, और इराक वाले जो बेसिस हैं बिल्कुल इंटैक्ट है, लेकिन उसके अंदर अभी ये कताइब हिज़्बुल्लाह जो है, जो ईरानी सपोर्टेड मिलिशिया, वो भी इंटैक्ट है। और उनके जब लीडर मारे गए थे मोहम्मद साहब जनरल कासिम के साथ, उनकी शहादत हुई थी, उसके बाद एक चेंज ऑफ कमांड। दूसरा, जितना भी सीरिया में IRGC की आई थिंक मैन पावर के ऑफिसर थे वो सारे शिफ्ट हुए थे, फिर दे आर इन इराक जो है, और वो कंसंट्रेट है। इसका मतलब है कि अगर ये अटैक होता है तो फिर शायद कुछ आप कहने के दो लड़ाई की कैफियत आ सकती है, बिकॉज कताइब हिज़्बुल्लाह के पास काफी फिदाइन कैपेबिलिटी भी है, रॉकेट्स भी है। तो इसका मतलब है कि इराक भी फुल फ्लेजेड वॉर में जाएगा, और ये इट्स कैन बी वेरी वेरी डेवास्टेड। बाकी जो इनके पास आई थिंक कैरियर ग्रुप्स है, क्योंकि अभी HMS सॉरी जो USS निमित्त है वो भी आ गया है फ्रॉम इंडो पैसिफिक, यानी जो चाइना का फ्रंट है वहां से छोड़ के थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर हैव बीन प्लेस्ड। उसकी एग्जीक्यूशन पता नहीं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नॉर्थ अरेबियन सी में है, बिकॉज थोड़ा डिस्टेंस पे रहेंगे।
उसके अलावा जो है रेड सी में इनके पास कैरियर ग्रुप है और एक मेडिटेरेनियन में है। फिर टास्क फोर्सेज है डिफरेंट जो है, अगर आप देखें तो भरा पड़ा इलाका, इसमें बरतानिया का एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप इंडियन ओशन में आया हुआ है, ऑलरेडी फ्रांस मूव कर रहा है और इसमें इटालियन शिप्स हैं। तो ऑल टोल्ड देखा जाए तो G7 सारे का सारा एरेड है। और मेरा ख्याल है अभी इस इजलास में एक फैसला हुआ होगा कि अगर अमेरिका गो एंड कतर साफ है, नेटो वगैरह जो है इसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डेवास्टेटिंग फॉर द रीजन, बिकॉज ईरान जो है अपना सर्वाइवल के लिए लड़ेगा और साफ है ईरान को अगर ये सॉल्व करते हैं, इसमें दो बड़ी रेंजेस हैं, जरगोस माउंटेन्स है नीचे जो कवर करता है, बड़ा मुश्किल है इसको अबूर करना, और इस तरह ऊपर जो है अजरबैजान के साथ माउंटेन्स। एक्चुअली ईरान इज ऑलमोस्ट 80% माउंटेन है, तो फिजिकल असॉल्ट आप नहीं कर सकते। हाँ, इनकी कोशिश होती है कि आप रजीम चेंज करें, तो लीबिया में कर्नल गद्दाफी के अगेंस्ट किया गया या बाकी इराक में सदाम हुसैन के अगेंस्ट किया गया, तो वो फार्मूला शायद लगाने की कोशिश की। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें जो पासदारान इनकलाब है प्लस जो बसीज है इनकी जो लो लेवल की मलेशिया तकरीबन 30 लाख फोर्स है, मतलब रेगुलर आर्मी 6 लाख है, फिर जो है IRGC तकरीबन 1.5 लाख है और बाकी फिर इनके फुट सोल्जर्स हैं। तो ये बहुत बड़ी फौज है, उस लिहाज से मिसाइल पावर है और साफ है ईरान को पता है कि इनके सर्वाइवल का मसला, तो आई थिंक देयर गोइंग टू बी ह्यूज वॉर। उसके बाद फिर हुतीज आ जाते हैं जो बाबल मंदब को कंट्रोल करते हैं और दे हैव द कैपेसिटी, बिकॉज वहाँ पे भी चोक पॉइंट है जो बेसिकली गल्फ ऑफ एडन में है, तो वहाँ से आई थिंक उनके साथ कोऑर्डिनेशन है। और फिर शायद हिजबुल्लाह जो लेबनान है वो भी जितना बचा कुचा उनका आई वुड से एलिमेंट है, तो वो भी उसमें आएगा। आपने देखा है कि पिछले 24 आवर्स में नेक्स्ट जो मेन टारगेटिंग आज सुबह हुई जिसमें मसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। अभी जो आई थिंक जो बेस्ट कैपेबिलिटी है वो ईरान ने रखी हुई है, इसमें आई थिंक खैबर शिकन है या लेट्स से फतह 1 और फतह 2 सिस्टम है, और वो इट विल कम एज अ सरप्राइज। बाकी आई थिंक अमेरिका को अकल के नाखन होश के नाखन लेने चाहिए, बिकॉज नाउ यू आर पुशिंग। अभी इसमें आई थिंक फाइनली जो है चाइना का क्या किरदार होता है, रशिया का, बिकॉज अल्टीमेटली ये एलाइज हैं, वुड दे लाइक देयर सदर्न फ्लैग टू फॉल या वो भी एक स्टेज पे इंटरवीन करेंगे। तो आई थिंक दिस विल बी वेरी आई थिंक डेंजरस सिचुएशन अगले 48 घंटे। जी, 2 सवाल इसमें मेरे और आपसे हैं। पहला तो ये कि कोई भी टारगेट मिडिल ईस्ट में ऐसा नहीं है जो ईरान की मिसाइल रेंज से बाहर हो, तो मिसाइल तो इसराइल भी नहीं रोक पा रहा और वहाँ पर अमेरिका और बरतानिया और दीगर ममालिक जो हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, वो भी नहीं रोक पा रहे। तो ऐसी सूरत में ईरान तो डेफिनेटली मिसाइल फायर करेगा। तो ये जो जंग होगी इसमें तो ऐसा लगता है कि जैसे एक बराबर का हाथ होगा दोनों का, यानी ना ईरान को आप हल्का समझ सकते हैं ना दूसरी फोर्सेस को। जिसको अगर आप कंपेयर करें जो इराक वॉर थी, लेकिन उसमें भी टाइम तो उनको लगा था, उसमें भी पार्शली देखो डेंट सदाम हुसैन तो कर रहे थे उसके बाद, लेकिन 1990 आई थिंक में शुरू हुई इराक वॉर, फिर जाके 2001-2 में उन्होंने सदाम हुसैन को गिराया। ये बड़ा मुश्किल होता है पूरे मुल्क को गिरा देना। दूसरा एक जो आई थिंक और कैपेबिलिटी है जो बेसिकली आई वुड से नॉन काइनेटिक डोमेन में, वो है शटिंग ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और उसमें ये बहुत बड़ा आई वुड से एनर्जी का कॉन्ट्रीब्यूट है। यहाँ से ऑलमोस्ट एवरी 30 सेकेंड 1 मिनट बाद एक सुपर टैंकर गुजरता है तेल का। ये तेल जाता है, तेल और गैस इंडिया भी जाता है, चाइना जाता है, जापान जाता है और बाय एंड लार्ज यूरोप भी यहाँ से काफी जैसे 30 to 35% ऑफ ग्लोबल एनर्जी सप्लाई है, अगर आप बाबुल मंदब को भी काउंट करें। उसके अलावा कॉमर्स है, फिर देखते हैं एविएशन की फ्लाइंग है जो पहले ही ब्लॉक है और उसमें बहुत ज्यादा रूट्स अफेक्ट हो रहे हैं, सारी दुनिया ने ट्रैवल करना। तो एक गुंडे की वजह से, नेतन्याहू की वजह से, इफ इंडिया अमेरिका वांट्स टू पुट द एंटायर सिस्टम जो बिजनेस है, कॉमर्स है, ट्रेड है, तो आई एम श्योर देखें इस पे बड़ा चोकिंग इफेक्ट आएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने में एक छोटी पावर भी हो, लाइक इनकी जो सदर्न कोस्ट है ईरान में, उसमें तो बेशुमार मिसाइल्स हैं। तो वहाँ टोटल आई थिंक 46 किलोमीटर है इसकी, कई जगह पे 60 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसको ब्लॉक करना कोई मसला नहीं, अगर आप माइन कर दें तो जो शिप है उसके अंदर आ जाएंगे, बाहर वाले बाहर आ जाएंगे, ह्यूज आई थिंक केओस, और ये एक इंटरनेशनल आई वुड से क्राइसिस बन जाएगा। बिकॉज इमेजिन कि अगर चाइना की आप ऑयल सप्लाई को बंद करते हैं तो चाइना रिएक्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से भारत बड़े तालियां बजा रहा है, इनकी अपनी कांडला पोर्ट बंद हो जाएगी, एंड देन ये सारा जोन जो है अगर अमेरिका ब्लॉकेट करता है तो नॉर्थ अरेबियन सी वैसे ही एक लेवल ब्लॉकेट में आ जाएगा।